अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 और कैफ 5 व्हाट अ कोइंसिडेंस स्टार्ट हो गया जी। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ी बेसिक्स की बात हम कर रहे थे जिसमें हमने दो तरह की कॉस्ट क्लासिफिकेशंस पढ़ी। पहली हमने पढ़ी थी प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, दूसरी हमने पढ़ी फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, तीसरी हमने चीज़ कल पढ़ी अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो उसको बाइफरकेट करने का तरीका क्या है। अच्छा, परसेंटेजेस वगैरह, थोड़ा कॉस्ट वगैरह निकालना जैसे आपने निकाली थी इन क्वेश्चंस के अंदर, पहले 5 6 7 क्वेश्चंस किए आपने, 8 9 10, ये बेसिक्स थोड़ी थोड़ी चल रही थी, लेकिन इसमें ज़्यादा बोझ जो है ना एफ का चैप्टर, अगर आप, क्योंकि आई कैप का तो बेसिक का चैप्टर है कोई नहीं, तो आई कैप का अगर आप चैप्टर ओपन करेंगे ना, वो चैप्टर 2 है ये ओवरहेड्स का चैप्टर, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये जो हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ी हैं, फिक्स वेरिएबल वाली बाइफरकेशन की हमने, या ये पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, तो वहाँ पे उसको उस चैप्टर में आपको ये थ्योरी नज़र आएगी। तो ये थ्योरी याद करने की ज़रूरत है, ये आपको ऑलरेडी याद हो गई है बातों बातों में ये सारी बातें, तो यहाँ से पढ़ना ज़रूर है। जो थ्योरी आपको नोट्स में थोड़ी बहुत हर चैप्टर में दी जाएगी, कम से कम वो थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। एक बार पढ़ने पे लग जाएगा पता आपको कि हाँ हाँ बस ये चीज़ें हमें आती हैं, तो जब कभी रिवीजन हो तो एक नज़र उस पर डाल लेनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है अच्छा जी, आपको मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे? अच्छा, 10 तक तो कोई मसला नहीं ना आया किसी को? 10 तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है 10 तक? ये एक मसला आया था एक स्टूडेंट को, और ये मसला जेन्युइन मसला भी था कि एक कुर्सी बनाने पर 1.5 घंटा इन टोटल लगता था, 2 तरह के लेबर का। तो ओवरहेड्स के लिए जब उसने पर लेबर आर दे दिया था एफ तो क्या करें, 0.5 से मल्टीप्लाई करें या 1 से करें? हमने कहा था नहीं, ना 0.5 से ना 1 से, 1.5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक कुर्सी पर इन टोटल 1.5 घंटा लेबर का लगता है। वो लेबर 2 तरह की थी। ठीक है, 10वें में और को मसला, 11वां तो मैंने ही करवा दिया था, 12वां भी देखा था, 13वां सवाल कैसा रहा? ये इसका सोल्यूशन था नहीं था ना? चलो फिर इसको फटाफट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा सवाल है ये, क्विकली इसको करते हैं। नियत तो मैंने कर रखी है एफ का चैप्टर स्टार्ट करने की, पर मुझे लग नहीं रहा कि स्टार्ट होगा। एनीवेज कोई मसला नहीं है, 5 दिन बेसिक्स पे लग जाएं और 5 दिन में हो जाए, बड़ी बात है, बड़ी बात है। ठीक है, हाँ बड़ी बात है। तो 13वां सवाल, लेकिन वैसे मैंने नोट्स आपकी कॉपी होने के लिए दे दिए हैं एफ के, और अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, वीकेंड आ गया है तो इस पर मैं आपके लिए सारे नोट्स तैयार कर दूँ। तो CMA का ये जो बेसिक्स ऑफ CMA वैसे ही लिखा हुआ है जी। तो एफ का जो चैप्टर है ये ख़त्म होते होते कोई 8 दिन तो लग ही जाते हैं, 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इन मीनवाइल जो है वो आपके लिए मैं वो नोट्स बुकलेट फॉर्म के अंदर कॉपी करवा के फिर इधर रखवा दूंगा। ठीक है, तो फिर आप वो ले लीजिएगा, इससे बार बार आपको ये अलग अलग पेजेस संभालने नहीं पड़ेंगे। किताबी शक्ल के अंदर लास्ट टाइम मैंने करवा लिए थे ये नोट्स, क्योंकि जब ये नोट्स मैंने हिसाब लगाया ना कि वहाँ पे मैं रखवाऊँ, तो वो नोट्स को 600-700 रुपये की कॉपी फ़ोटो कॉपियर से हो रहे थे। तो फिर पब्लिशर से बात की, तो मैंने कहा यार सस्ते से सस्ता कर दो काम, तो उसने कहा था कि 300 रुपये में मेरे ख्याल में सारे वो नोट्स इकट्ठे कर दूंगा, छोटी सी किताब बना दी थी। उसका फ़ायदा ये है कि एक आप अभी लें, सारा सेशन पढ़ें, फिर एंड पे साफ़ सुथरा सफ़ा चाहिए होता है रिवीजन के लिए, तो आप दोबारा वहाँ से पकड़ें, मतलब बर्गर की, वो अंडे वाले बर्गर की कॉस्ट के अंदर आपको नोट्स मिल जाने, तो आप दोबारा भी एक कॉपी ले सकते हैं। तो होपफुली वो मैं आपके लिए कॉपी करवा पाऊँगा इस चैप्टर के बाद, फिर आप वो बुकलेट ले लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस तो होंगी, सवाल नए अपडेट होंगे। आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सेशन में यूज़ किया हो, एंड पे जाते हुए नया एक बुकलेट लेके जाएं, वो आप पिछले सेशन वाला यूज़ करना चाह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत है ये 300 रुपये का एक बुकलेट हो, तो आप उसको नया ही लें। ठीक है, नया लें, ताकि कोई अगर मैंने चेंज की है तो सोल्यूशन नहीं ऐड करूँगा, कोई गलती अगर है तो सही करूँगा जो पिछली दफ़ा निकली थी, तो ये फिर थोड़ा सा बेहतरी आ जाती है। प्लस पिछली दफ़ा वाला, अगर असल मसला ये है कि पिछली दफ़ा वाला सफ़ा ओपन करेंगे, उसके ऊपर वो सारी गप्पें बातें लिखी होंगी, तो आपका दिमाग क्या काम करेगा फिर? तो एक फ्रेश सफ़ा होगा, थोड़ा अनसीन वाला एलिमेंट ज़रा ज़िंदा हो जाता है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि सेशन के बाद जब रिवीजन स्टार्ट करो तब भी एक नई किताब से करो, पुरानी साइड पर रखो, कोई समझ ना आए तो फिर उसको उठा के देखो, वरना तो सारी बातें ऊपर लिखी हुई होती हैं, तो मसले तो जो है तो दिमाग आपका काम ही नहीं करता। ठीक है, ओके, क्या क्या कह रहे हैं?
कुछ तो कह रहे थे, कुछ नहीं नहीं नहीं, बता दो प्लीज, साथ वाले को बता दो। अच्छा, रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर अ स्केड्यूल, अच्छा, टू बी प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट शोइंग फॉलोइंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वैन, हर वैन की ये कॉस्ट बतानी है पहले साल के ऑपरेशंस की, टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ईच वैन बतानी है, टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट बतानी है, व्हाट इज दिस, व्हाट टॉक इज, अच्छा, टोटल वेरिएबल, टोटल फिक्स्ड, टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स्ड प्लस वेरिएबल टोटल कॉस्ट हो जाती है ना, ठीक है। फिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जैसे होता है, ये गाड़ियों की कॉस्ट है तो ये पर यूनिट की बजाय पर किलोमीटर है, वेरिएबल पर किलोमीटर और टोटल पर किलोमीटर। यानी बेसिकली हमें क्या करना है, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छा जो कल पढ़ाया था ना उसकी थोड़ी सी ज़रा ये जो सवाल किया था इस तरह का, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। असल में हाई लो मेथड तो नहीं आना आपको सवाल में एज इट इज़ हाई लो मेथड, लेकिन हाई लो मेथड यूज़ हो रहा होता है सवालों में। हाई लो मेथड मुख्तलिफ सवालों में 10 नंबर का, 12 नंबर का, 15 नंबर का सवाल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल है, सीवीपी का सवाल है, डिसीजन मेकिंग का सवाल है। आपको फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग चाहिए होती है, ठीक है, और वो दे इकट्ठी देता है, तो वहाँ पे एक अलग करना, ये हाई लो मेथड वहाँ यूज़ हो रहा होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लें, जाते हैं 13वें सवाल पे। फिर मैं एक एग्जाम्पल आपको बनाकर देता हूँ। हमने चलो यूनिट्स इस तरफ रख लेते हैं, जैसे ये डाटा बना हुआ था ना, ये इसी तरह का डेटा बना देता हूँ, 125 यूनिट्स, 180 यूनिट्स, ऐसे करके 3-4 लेवल्स पे, ठीक है। तो 3 लेवल्स बना देते हैं। हमने मार्च के महीने में हमने यूनिट्स से भी ऊपर रख लिया इसको, $10,000 यूनिट्स बनाए, सिंपल सी एग्जांपल, ठीक है जी। 10,000 यूनिट्स हमने मार्च में प्रोड्यूस किए और अप्रैल में बढ़ा लो 16,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और मई में 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए। ज़रा 3 लेवल्स दे दिए मैंने, ठीक है। अब ये क्या है जी, 3 एक्टिविटी लेवल्स हैं, ओके, सही है। अच्छा, अब डिफरेंट कॉस्ट में दे रहा हूँ आपको, वहाँ पे तो पिछले सवाल में ना असल में वो मज़ा इसलिए नहीं आया मुझे सवाल में के अंदर, क्योंकि वो T1 T2 T3 लिखा हुआ है, पर्चे में T1 T2 T3 नहीं आता, पर्चे में कॉस्ट नाम से आती है, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH, इस तरह से, ठीक है ना। तो मटेरियल कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूँ जी, मटेरियल कॉस्ट रुपीज़ में 60,000 है, 96,000 है और 120,000, ठीक है। उसके बाद लेबर कॉस्ट, अब डेटा गिवन है ना आपको, ऐसे सवाल के अंदर डेटा गिवन होगा, डिसाइड करना होगा फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। रूल वही, जो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे ए सेम नज़र आएगी तो हम कहेंगे यार फिक्स्ड है, क्योंकि एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदल नहीं रही। चेक करना हो तो कर लेना, पर यूनिट में डिक्रीज हो रही होगी अगर यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हो, ठीक है। और अगर आपको चेंज होती नज़र आ रही है तो आपको है तो वेरिएबल, यूनिट्स बढ़ने से बढ़ रही होगी, कम होने से कम हो रही होगी। अब पक्की बात वेरिएबल है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करोगे, पर यूनिट कैलकुलेट कर लोगे, अगर कांस्टेंट है तो आप कहोगे हाँ ठीक है ये वेरिएबल। और अगर ना तो 2-3 लेवल्स जो डिफरेंट हैं उन पे कांस्टेंट है, फिक्स नहीं है, और ना ही आपने पर यूनिट निकाली तो वो सेम निकली, तो इसका मतलब ना तितर ना बटेर, ठीक है ना। तो ये ज़रा काम करना होता है। फिर वहाँ से आपको असल में आपको तो चाहिए होती है डिफरेंट कॉस्ट, फिर आगे डिसीजन मेकिंग में ये करवा लेता है ना, मसलन
कि जी ये पिछले साल की कॉस्ट थी, अगले साल के अंदर जी महंगाई एक्सपेक्टेड है, मटेरियल कॉस्ट इतने से बढ़ जाएगी, लेबर कॉस्ट इतने से बढ़ जाएगी, फलां चीज़ कम हो जाएगी, तो पहले वाली कॉस्ट होगी तो बढ़ा या कम करके आप आगे कॉस्ट वगैरह निकाल सकते हैं। ये असल में चल रहा होता है फिर आगे डिसीजन मेकिंग वगैरह के अंदर, या सीवीपी डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग के अंदर फिर ये यूज़ कर रहे होते हो आप इस तरह से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इसी तरह से, पिछले पीरियड का डेटा देख कहता है अब अगले पीरियड की प्लानिंग कर लो, ये स्टैंडर्ड सेट किया है और ये एक्चुअल आया है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको अलग अलग चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है इस पैटर्न को देखना। लाख रुपए इसको कर लेते हैं, 10 हो गया, तो 1,60,000 कर लो 10 रुपये में, और 2 लाख, ये रहमतुल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद FOH की कॉस्ट है 70,000, 100,000, 120,000। उसके बाद एडमिन कॉस्ट है और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। हाँ जी, ठीक है। लें जी, ये मिसाल के तौर पे एक सवाल, ये एग्जाम्पल है आपके पास से, ठीक है। अब मैंने आपको इसकी रिक्वायरमेंट मैंने कह दीजिए कि मुझे बताइए इसमें से कौन सी कॉस्ट वेरिएबल हैं, कौन सी फिक्स्ड हैं, कौन सी सेमी वेरिएबल है। अब ये डिसाइड करना है हमने, ठीक है। तो कैलकुलेटर पकड़ लो, फिर इसी यहीं पे थोड़ी सी जगह बना लेते यार। क्या अब मैं बोर्ड के ऊपर इसको जाके क्या दोबारा करूं? हाँ जी, जल्दी जल्दी शुरू कर दें, एग्जाम्पल है, मतलब आपने करना है ये काम, जल्दी जल्दी शुरू कर दें ये काम। मैं तो ज़रा सेटिंग कर रहा हूँ। ठीक, हाँ जी बच्चों, कैलकुलेटर्स उठाएं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या आ रही है? मटेरियल कॉस्ट। भाई अभी रख दो, देखते हैं, चैप्टर शुरू होता है तो ठीक है, वरना ये संभाल लेंगे फिर कल दे देंगे, ठीक है। अच्छा जी, मटेरियल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है? नहीं, एक से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल्स हो ना तो नाम की ज़रूरत नहीं, हम बिहेवियर से पहचान लेते हैं। अच्छा, दोनों तरह से हमें देखना हुआ करेगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल पे नहीं होगी वहाँ पे नाम से पहचाना करेंगे ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, वो इंशाल्लाह देखेंगे आगे जाकर। पूरा एक टेबल आपके लिए बनाया हुआ है CP एनालिसिस, उससे पहले भी हम कुछ चैप्टर में यूज़ करते हैं। बहरहाल एक से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल्स गिवन हो तो फिर हम बिहेवियर को देखकर डिसाइड करते हैं ये कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। अब मटीरियल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, नजर आ रहा है? नहीं है फिक्स कॉस्ट, बोलो बोलो, नहीं है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट होती तो तीनों लेवल्स के ऊपर डिफरेंट आ रही होती। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये वेरिएबल है, ये फिक्स तो नहीं है। अब अगला मसला, हो सकता है वेरिएबल हो, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं ये कॉस्ट भी बढ़ रही है। अब ये वेरिएबल लग तो रही है, कंफर्म करने के लिए क्या कर लें, पर यूनिट निकाल लें। तो 60,000 बटा 10,000 करेंगे तो 6 रुपये, तो 6 पर यूनिट आ गया। अच्छा, और 96,000 बटा 16 करें तो ओके, और अगर 1,20,000 बटा 20 करें तो इसका मतलब ये क्या है, डिसाइड हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है जी, सही है। आ गया है लेबर कॉस्ट पे। लेबर कॉस्ट दिखने में फिक्स लग रही है? नहीं, सामने नजर आ रहा है कि ये एक्टिविटी लेवल के बदलने से चेंज हो रही है, तो फिक्स तो नहीं है। अब वेरिएबल हो सकती है, लेकिन कंफर्म करेंगे कैसे, पर यूनिट। अगर पर यूनिट में कांस्टेंट रही तो वेरिएबल है। समझ आ रही है? पहला दिन तो नहीं आपका, समझ आ रही है, ठीक है। तो बताओ जी, लाख बटा 10,000, 10 रुपये, ये ऐसे ही बस बनाया ना, सादा सा सवाल। अच्छा, 1,60,000, 10 ही है,
ओके, तो ये भी वेरिएबल ही है, ठीक है। एफ की कॉस्ट फिक्स तो नहीं नजर आ रही क्योंकि तीनों लेवल्स पे कांस्टेंट सेम नहीं है। अब वेरिएबल हो सकती है तो चेक कर लेते हैं। 70,000 बटा 10,000, 1,00,000 बटा 16,000, ओ 6.3 कह दूं, 6.3 कह दूं। वैसे 2.5 ही था, लेकिन बहरहाल मैंने तो जरा ऐसी चेंज दिखाना है कौन सा इसको यूज कर रहा हूँ। ये तो चेंज हो गई, आगे बढ़ो, लो कर लो कमाई। तो ये ना तो फिक्स्ड है ना ही वेरिएबल है, तो फिर ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब अगर कोई कहे कि इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग कर दो तो कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, हाई लो मेथड लगाकर इसको बाइफरकेट कर लेंगे, ठीक है, ओके। एडमिन कॉस्ट, हाँ जी, हाँ पहले नजर आ गया, ये क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर। अच्छा, वैसे तसल्ली करनी है तो कर लो, पर यूनिट निकालोगे तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही होगी, पर यूनिट में ये कम हो रही होगी, लेकिन जरूरत नहीं है फिलहाल आगे जाने की, सही है, ओके। लास्ट में है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स तो नहीं है, अब चेक करें वेरिएबल है या नहीं है। 3 रुपीज 2 पॉइंट, ओए लो जी, तो फिक्स तो थी नहीं, ये कितना। असल में इसमें भी इकोनॉमी ऑफ स्केल ही मिल रही होती है, क्योंकि सेमी वेरिएबल के अंदर भी कुछ पोर्शन फिक्स भी होता है ना, जिसकी वजह से वो यूनिट्स के बढ़ने की वजह से कॉस्ट थोड़ी थोड़ी कम होती चली जा रही होती है। बहरहाल ये भी क्या है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, ठीक है। तो इसकी पिक्चर ले लें जी, एक एग्जाम्पल अब चलेंगे। एक सवाल नंबर 12 हो गया और ये एक एग्जाम्पल 12A हो गई। 12A मतलब 12 के साथ ही मैंने इसको अटैच कर दिया ना, ठीक है। अगली बार इसको सवाल, पिछली बार भी सोचा था डाल देंगे इसको, बहरहाल इस तरह की कोई एग्जाम्पल, एनीवेज वो मौके पे जहन में आती है और फिर बाद में जहन से निकल जाती है। हाँ जी, चलें आगे। 13वां सवाल अटेम्प्ट किया होगा, होगी पिक्चर्स। अच्छा, हमने जी मशवरे से आप लोगों के आने से पहले एक मशवरा किया था कि हम जो है वो क्लास को 7:15 पे कर रहे हैं। सब ने कहा ठीक है 7:15 बहुत अच्छा टाइम है, तो फिर मैंने मजबूरन 7:15 कर दिया टाइम को। क्या करूँगा, बच्चों की बात तो मान, लेट आने वाले तो नहीं ना थे उस मशवरे में, है ना बच्चों, बोलो हाँ, समझ तो लग गई होगी मशवरे की, है ना। अच्छा चले, बहरहाल आपकी क्लास का टाइम है 7:25 से, आपकी क्लास का टाइम हो चुका है 7:15 से। मैं इसको 9:10 ही रखूँगा, चुप कर जाओ, नो, लेकिन 9:10 पे छोड़ूंगा नहीं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा 9 बजे की नियत करूंगा, खास नियत करूंगा 9 बजे क्लास छोड़ने की, लेकिन फिर 9:05 तक उम्मीद है फ्री कर दूंगा, ठीक है। आगे क्लासेस का थोड़ा सा इशू आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई हैं क्लासेस, तो आपकी क्लास से पहले तो किसी की कोई क्लास नहीं ना होगी, इसलिए उसको 10 मिनट ऊपर कर लिया, फिर दरमियान वाली को वहीं छोड़ दूंगा। R1 को जो जोहर के वक्त है उसको फिर 10 मिनट नीचे कर रहा हूँ, इस तरह से करके थोड़ा सा मैनेज किया। जी बेटे, बहुत अर्ली है, 7:25 से सिर्फ 10 मिनट्स अर्ली है, ठीक है, ओके। मेरे बच्चों ने हिम्मत करनी आने की, ठीक है। ये तो उन्होंने पता नहीं गलती से 7:25 कर दिए। मेरी क्लासेस सर्दियाँ गर्मियाँ हमेशा 7:15, गर्मियों में 7 बजे और सर्दियों में 7:15 होती है, और ये होती आ रही है 10 साल तकरीबन हो गए हैं, तो बच्चे आते आ रहे हैं, कुछ नहीं, हिम्मत करना इंशाल्लाह। 10 मिनट से उस्ताद की दुआएं मिलेंगी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बेटा 10 मिनट कोई नहीं है इतना अर्ली, ठीक है, बाकी कोई नहीं, 7:15 पे कोशिश करना, आ जाना, 2-4-5 मिनट तो वैसे भी सीधे पदरे होते तो लग ही जाते हैं, आ जाना, ठीक है। 10 मिनट है, 7 बजे तो नहीं है कि 7 बजे अर्ली है, 7 बजे तब करेंगे जब कोई जनवरी में जाके जो है ना, जनवरी और उसमें महीने में मुझे लगेगा नहीं यार थोड़ा सा टाइम और चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्या बुलाना है इनको, रोज 15 मिनट ऊपर, वो मार्जिन उसके लिए रखा है, उस वक्त के लिए, अभी नहीं, अभी आप इजी पीजी चलें, ठीक है। तो जहन में रखें बेटा, अभी तो कहाँ 7 तक भी लेके जा सकता हूँ आखिरी महीने में। मैं बच्चे कोशिश करता हूँ एक्स्ट्रा क्लास ना हो आप लोगों की, ठीक है ना, तो उसको ऐसे ही मैनेज करते हैं, रोज 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो वो बोझ भी नहीं पड़ेगा, सवेरे सवेरे दिमाग भी फ्रेश होता है जी। नमाज पढ़ी, जिक्र किया, कुरान तिलावत की, क्लास में आ गए, CMA। तो ये इंशाल्लाह 9 बजे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, वापस आए, क्वेश्चन 13।
अच्छा जी, बता दी थी रिक्वायरमेंट आपको। अब सवाल को पढ़ तो हमने लिया ही है, मतलब नहीं पढ़ा, पढ़ लेते हैं। Ternary packages is located in remote sites in an industrial state which is far away from central city. Management of companies now considering providing pick and drop facility। अच्छा, सोच रहे हैं कि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दें आपने एम्प्लॉयज़ को, शायद क्योंकि दूर बहुत है ना ये लोग, तो एम्प्लॉयज़ तंग होते हैं आते जाते हुए। तो एक कमेटी बन गई है और कमेटी के ज़िम्मे ये लगाया गया, जैसे हमारे पाकिस्तान में रूटीन है कमेटियाँ बनने की, यहाँ भी कमेटी, लेकिन बहरहाल इन्होंने कुछ कर दिखा दिया काम। कमेटी बनी है, इनको कहा गया होगा ना कि देखो जी, मिसाल के तौर पे डिफरेंट रूट्स हैं, ठीक है, कितने रूट्स हैं, हाँ डिफरेंट रूट्स हैं जी। हमारी फैक्ट्री जो है वो मिसाल के तौर पे है सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में, ठीक है, तो एक रूट जो है वो शादरा से सुंदर का, एक रूट जो है वो इस तरफ से ठोकर से सुंदर का, एक रूट जो है वो इधर से क्या नाम है जल्लो मोड़ से। तो 3 रूट बना लिए उन्होंने पूरे लाहौर से, जो वैन्स जो हैं आएंगी फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज़ लेकर। तो उन्होंने रिव्यू किया ये सारा कुछ और अवेलेबल ऑप्शंस सामने रखते उन्होंने कहा है कि प्रपोजल क्या है, परचेज कर लें 3 वैन्स और उनको 3 डिफरेंट रूट्स पर चला दें, ठीक है, शादरे वाला, जल्लो वाला और ठोकर वाला, ठीक है, ये 3 रूट्स हैं। ओके, चले। अच्छा, द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच वैन इज एज फॉलोज। अब ये ईच वैन है, ईच वैन, ठीक है। परचेज प्राइस है, अब परचेज प्राइस कॉस्ट है ना, ये भी, ये फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड वेरिएबल या सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये जो परचेज प्राइस होती है, ये जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, ये कोई कॉस्ट नहीं होगी, इसमें से डेप्रिसिएशन निकलेगी। इस पूरे को कॉस्ट नहीं बना लेना, बता रहा हूँ। आप कभी जो एसेट खरीदते हैं उसको सारे को एक्सपेंस आउट कर देते हैं क्या? वो सारी कॉस्ट नहीं, वो एसेट बनता है। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बनता है, यानी डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन एक कॉस्ट है और वो आपको पता है कौन सी वाली कॉस्ट है, वो वेरिएबल कॉस्ट है, नहीं फिक्स कॉस्ट है। नहीं, देखना पड़ेगा मेथड कौन सा है। अगर स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस वाली डेप्रिसिएशन होगी तो फिक्स कॉस्ट है, और अगर यूनिट्स पर आप कर रहे हैं, यूनिट्स मेथड के ऊपर डेप्रिसिएशन, तो वो वेरिएबल हो जाएगी। गॉट इट? अच्छा, चले, तो इसका मतलब परचेज प्राइस, ट्रेड इन वैल्यू, और साथ ही उसने ट्रेड इन वैल्यू मतलब रेजिडुअल वैल्यू, और साथ ही उसने 4 साल लाइफ भी दे दी। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर हमारे पास क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट आएगी। क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगी, कह लो डेप्रिसिएशन आएगी। और डेप्रिसिएशन सवाल में कहीं नहीं बताया होगा, तो स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग बैलेंस। ये रिड्यूसिंग बैलेंस भी क्या है? फिक्स कॉस्ट है, कल बताया था आपको। देखो मेरी बात सुनो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? हमने एसेट खरीदा जी 100 रुपये का, हमने इसको डेप्रिशिएट किया 10% के हिसाब से, तो 10 रुपये डेप्रिशिएट हुआ, बुक वैल्यू क्या आ गई? अगले साल डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से क्या आई? क्या बच गया? अगले साल डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से क्या आई? अब ये क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हर साल कम हो रही है, तो क्या कहते हैं? वेरी कर रही है कॉस्ट। भाई ये कोई कॉस्ट का वेरी करना आउटपुट की वजह से, वॉल्यूम के चेंज होने से अगर वेरी कर रही है कॉस्ट, तो उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ये आउटपुट के वॉल्यूम के चेंज होने से तो चेंज नहीं, तो मेथड का कमाल है। हो सकता है पहले साल में आपने जो है वो 10,000 यूनिट्स बनाए हो फैक्ट्री में, दूसरे साल में 12,000 बनाए हो। अब वॉल्यूम बढ़ गया है, कॉस्ट कम हो रही है। तीसरे साल में हो सकता है आपने 5,000 बनाए हो, चौथे साल में हो सकता है आपने 20,000 बनाए हो यूनिट्स। तो यूनिट्स के चेंज होने से ये कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। ये तो डेप्रिसिएशन मेथड का कमाल है कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जहन में रखना वॉल्यूम के चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज हो वो वेरिएबल कॉस्ट, और वॉल्यूम के चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज ना हो इन टोटल में वो फिक्स कॉस्ट। ये वॉल्यूम के बदलने से नहीं बदल रही। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी प्रोडक्ट का तो कोई गड़बड़, प्रोडक्ट के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। 10 रुपए की डेप्रिसिएशन आई, कितना आ गया जी? अगले साल फिर 10 आ जाएगी, अगले साल फिर 10 आ जाएगी, एंड सो ऑन। अब इस साल इसमें क्या है? सेम है। अब इसमें आपको मसला है तो आप कहते हो हाँ फिक्स्ड है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग बैलेंस हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसका क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर आउटपुट मेथड हो, जाहिर सी बात है, फिर जब वॉल्यूम ज्यादा बनाओगे तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करोगे, वॉल्यूम कम बनाओगे तो डेप्रिसिएशन कम चार्ज करोगे, क्योंकि पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं ना आप। कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड यूनिट्स जो उसने प्रोड्यूस करने हैं, एसेट ने अपनी लाइफ में, उससे डिवाइड कर लेते हो, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाती है पर यूनिट।
आप जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतना ज्यादा डेप्शन होगी, जितने कम यूनिट्स बनेंगे उतनी कम डेप्शन होगी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है फिर डेप्रिसिएशन अगर आउटपुट मेथड की हो। ओके, याद रहेगा। अच्छा जी, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पर, हाँ जी, क्यों? हाँ, एनुअल कॉस्ट है भाई। गाड़ी कोई एक गाड़ी एक रूट वाली चली नहीं, खड़ी रही, कभी चलती है, हफ्ते में एक दफा जाती है बस, जलो वाली ट्रिप जलो वाली गाड़ी जो है वो चली नहीं, कम चली, हफ्ते में 2 दिन चलती है, बाकी सारी 10 दिन चल रही हैं। इंश्योरेंस तो सबकी बराबर ही हुई है, ठीक है। इंश्योरेंस तो पर मंथ पर एनम जितने खर्चे दिए होते हैं वो मंथली कॉस्ट या एनुअल कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि वो वॉल्यूम के बदलने से नहीं बदल रही। गाड़ी ज्यादा चलेगी तो इंश्योरेंस ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा आएगा, लेकिन गाड़ी ज्यादा चलेगी तो इंश्योरेंस ज्यादा नहीं होगी। इंश्योरेंस तो पर एनम प्रीमियम दे दिया हुआ है। ओके, अच्छा जी, क्वार्टरली सर्विसिंग इंक्लूडिंग चेंज ऑफ, हाँ भाई तेल पानी बदली करना, ये क्वार्टरली है। हाँ जी, क्या करें आप जी, क्यों जी? क्वार्टरली सर्विसिंग इंक्लूडिंग चेंज ऑफ लुब्रिकेंट, हर क्वार्टर में 4,000 रुपए का खर्चा आना है, देख लो। अब हमने ना एक रूल बनाया हुआ है कि हर, अच्छा क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 4 माह, भाई कह रहे हैं 4 माह, 3 माह, एक साल में 4 क्वार्टर और हर क्वार्टर में 3 महीने। तो हमने एक रूल बनाया हुआ है कि हर 3 महीने के बाद हम गाड़ियों की ट्यूनिंग, ऑयल शायल सब कुछ जो है वो मेंटेनेंस वर्क जो है वो कर लेते हैं। अब इसका मतलब कोई गाड़ी देखो ना, रूट डिफरेंट है, ठोकर से सुंदर सबसे नजदीक है, ओके, जो लो दूर है। ऐसे ही वो दूसरा कौन सा था, मीनार पाकिस्तान से आए थे, शाहदरा से, वो और भी दूर है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि 10,000 किलोमीटर चल जाएगी तो 10,000 ज्यादा हो जाएगी, 5,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी तो हमने उसको मेंटेन करना है, बल्कि हमने क्या डिसाइड किया है कि हर 3 महीने बाद इसको, तो वही बात होगी, क्वार्टरली, मंथली, एनुअल खर्चा जो होता है वो क्या होता है? फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये भी क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो अभी तक क्या चल रहा है, यहां से क्या निकलेगा? यहां से क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन, जो क्या है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाली यूज कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम है, क्वार्टरली क्वार्टरली क्वार्टरली। फिर मैच जीत गए हैं। किस किसने देखा मैच? बेटा आपने मैच भी नहीं देखा और क्लास में भी लेट आए हो, ये तो कोई बात नहीं है। मैं चलो बंदा मैच देखते हो रात को, चलो सुबह तो फिर नमाज के बाद नींद पूरी करने सोया नहीं, आँख खुली, फिर भी बात समझ में आती है, इसके अलावा तो माफ़ी नहीं है। ज़ाया होने लगा था ना उस्ताद जी, पहले 10 ओवर तो यूँ लग रहा था, लेकिन वो टाइम ज़ाया नहीं हो रहा था, वो बंदे लग रहा था यार टाइमो टाइम ही बस, लेकिन क्या करें, एंड तक बंदा देखता ही रहता है। अच्छा जी, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स पर 20,000 किलोमीटर। अब ये ज़हन में रखो, ये कोई प्लांट नहीं है जिसने यूनिट्स बनाने हैं, ये गाड़ी है जिसने किलोमीटर्स चलना है, तो इसके यूनिट्स बेसिकली किलोमीटर्स हैं, माइल्स हैं, ठीक है। ओके, तो हर 20,000 किलोमीटर के बाद कुछ स्पेयर पार्ट्स हम रिप्लेस करते हैं। ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, नेक्स्ट, सही है ना? क्योंकि 20,000 किलोमीटर चलेगी गाड़ी तो कुछ पार्ट्स रिप्लेस होंगे, जो उतनी नहीं चलेगी वो नहीं होंगे, ज्यादा जो गाड़ी चलेगी उसके ज्यादा दफा पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आगे जाकर देखेंगे ना किस गाड़ी में कितना चलना है, तो डिफरेंट हो जाएंगी वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होंगी। ओके, व्हीकल लाइसेंस फी पर एनम, बस आप तैयार हो गए इंशाल्लाह। बेसिक्स बस यही करना था आपके साथ, और क्या। उसके बाद टायर रिप्लेसमेंट आफ्टर 40,000 किलोमीटर जी, कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर, जितने ज्यादा लीटर यूज होंगे उतना ज्यादा कॉस्ट आएगी, ठीक है। जो गाड़ी ज्यादा दूर के रूट पे जाएगी वो ज्यादा फ्यूल यूज करेगी तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद कहता है एनुअल रनिंग फॉर ईच वैन विल बी एज फॉलोज। ए रूट वाली वैन एनुअल सालाना, ठीक है। और यहां पर उसने जो स्केड्यूल भी मांगा है वो मांगा है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस का, ईयर पूरे ईयर का कैलकुलेशन करना है हमने, ठीक है। तो पूरे साल में ए रूट वाली वैन 80,000 किलोमीटर चलेगी, बी वाली 1,20,000 और शादरे वाली 1,60,000, सबसे दूर वाला है जी।
द कमेटी हैज एस्टिमेटेड दैट एवरेज रनिंग विल बी 16 किलोमीटर। मतलब कि ये जो गाड़ियां हम ले रहे हैं, ये अच्छी गाड़ियां यार हैं, तो वैन केड़ी वैन है, हाइब्रिड वैन होंगी हैं जी। 16 वैनें तो यार 5 किलोमीटर नहीं देती पर चल खैर, तो 16 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर ये गाड़ी जो है वो एवरेज देगी। ठीक है, तो काम करते हैं शुरू। अब उसने मांगा क्या था हमसे, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हम यूं करते हैं, हम वैन ए बी सी 3 वैन्स कर लेते हैं। हालांकि फिक्स कॉस्ट तो तीनों की सेम आएगी, लेकिन वो स्केड्यूल बन जाएगा ना, तो उसी के नीचे फिर वेरिएबल की हेडिंग दे देंगे। वेरिएबल तो सबकी डिफरेंट आनी है। ठीक है, तो वैन ए, वैन बी, वैन सी, टोटल फिक्स कॉस्ट से कहानी शुरू करते हैं। हाँ जी, आखिरी रो के अंदर 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक बड़ा अहम ऐलान नहीं सुना है। वो अहम ऐलान ये है, कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। दुमी सट्टी और जंगली जई चूंकि आ चुकी है, इसलिए हमने क्लास का टाइम चेंज कर दिया। अब ये तो कोई कह नहीं सकता सर हमारी इसके पहले क्लास होती है, इसलिए 10 मिनट टाइम ऊपर हो गया। एंडिंग टाइम मैंने रखा यही है कि मुझे वो असल में डांगा चुक लेने देना, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए ना, ऐसे घड़ी देख रहे होते हैं, ऐसे ऐसे घड़ियाँ पीछे मुड़ मुड़ के घड़ी देख रहे हैं, टाइम हो गया है। तो ये इसलिए मैंने 9:10 ही रखा है। कोशिश करूंगा इसमें 5 पे 9 पे या 9:05 पे छोड़ दिया करूं। ठीक है, लेकिन आपका टाइम कमिटेड तो ये है ना, ये मैंने रोकास्ट करके बच्चों से पीछे किया, क्योंकि अगली क्लासेस बिल्कुल यूं हुई पड़ी थी और मेरे से नहीं मैनेज हो रहा था। ठीक है, अब लेट आने वाले सोच रहे हैं असी तो 7:25 तो नहीं सी पहुंचे, तो आप ना 7 जहन में रखेंगे तो 7:15 पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो, नहीं सी यू गाइज ऑन मंडे एट 7:15। मैं आऊं, आप लोग पहले बैठे हो। ठीक है, आखिरी 2 3 4 इधर से, ये लेट आए इधर से 2 2 3 4, ठीक है ना, होगा ना इंशाल्लाह। ओके, चलो जी, सवाल करो जी, सवाल करो जी, गल्लां घट करो, उस्ताद जी काम कराया करो, फिर तुम टाइम बढ़ाते हो, तो गल्लां करी जाते हो, पढ़ाओ तो जाओ। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 13 है जी। तो टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ये हम निकालेंगे यहां पर। देखें जी, वैन ए, वैन बी और वैन सी, 3 वैन्स हैं। तो इस तरह से हम कॉलमनर फॉर्म में चल लेते हैं, आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल फिक्स कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट फिक्स हैं? सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अच्छा डेप्रिसिएशन, फिक्स कॉस्ट का कमाल ये है कि फिक्स कॉस्ट तीनों वैन में सेम रहेगी, लेकिन इसको इस टेबल में इसलिए डाल रहा हूं कि उसने हर वैन की टोटल कॉस्ट ईच वैन का कहा है ना, स्केड्यूल बोल दिया, इसलिए मैं इस तरह से बना रहा हूं। ठीक है, फिर हर वैन की टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर हर वैन की टोटल कॉस्ट, तो यहीं पर एंड पे जाके टोटल कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। अच्छा वो कह दे हर वैन की कॉस्ट पर किलोमीटर भी निकाल दो, तो टोटल को डिवाइड कर देंगे, जितना उसने मील चलना है, किलोमीटर चलना है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल में आपको जैसे डेटा गिवन हुआ करेगा आप वैसे चलते जाया करिएगा। एंड पे जाके अगर उसने टोटल कॉस्ट मांगी है तो टोटल निकाल ली, तो फिर तो छोड़ दें। अगर उसने पर यूनिट मांगी है तो एंड पे यूनिट से माइल से डिवाइड कर देंगे। डेटा पर यूनिट में ज्यादा गिवन है तो पर यूनिट में करी जाएंगे सवाल। एंड पे जाके देखेंगे उसने टोटल मांगा हुआ है तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम सवाल के हिसाब से चला करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तुम दोनों फिर साथ साथ बैठ के गप्पे लगाई जा रहे हो हैं। 7:15 के ऊपर दुख चल रहा है इस वक्त, दूर होके बैठो, फिर हो जाओ दूर जरा, तुम दोनों के दरम्यान मैंने इजाज को बिठा देना फिर। अच्छा जी, लो जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। अब हर वैन की कॉस्ट, लो जी ऐलान फिर करना पड़ेगा, इन्होंने ऐलान दस देना। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये नोट्स अभी नहीं लेने आप लोगों ने, ये बहुत दूर की बात है, अभी आप सिर्फ बैठ जाए। अभी ये चैप्टर थे मुकलब है, वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर मैंने कॉपीज करवा ली थी। हाँ जी, ये ना सारा कुछ एक वैन के बारे में। तो एक वैन कितने की आएगी? 12 लाख की, और 4 साल बाद उम्मीद है कि 2 लाख की वो बिक भी जाएगी। 4 साल ही हमने फिर यूजफुल लाइफ लेनी है। ठीक है, तो ये एक वैन का डेटा है। तो कितनी थी कॉस्ट?
अच्छा मैं थाउजेंड्स में कर लूं? अब ऊपर लिखना भी था, यहां लिख देता हूं, चलो रुपीज इन थाउजेंड्स, तो 1200 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 4। अब एक साल की डेप्रिसिएशन आएगी और उसने एक साल का ही डेटा मांगा हुआ है। अब डेप्रिसिएशन देखो, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है ना, इंट्रो में आप पढ़ के आए हैं, इंट्रो तो सबने पढ़ी हुई है ना, नहीं पढ़ी हुई तो इतनी को बात मैं बता रहा हूं आपको। अगर एसेट आपका अवेलेबल फॉर यूज हो जाए तो चाहे आप उसको यूज करें या ना करें, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका एसेट बीच में वेला पड़ा रहे, एक गाड़ी बीच में खड़ी रही, 2-3 महीने खड़ी रही, पूरे साल में 2-3 महीने छुट्टियां हो गई, हड़ताल हो गई, काम ही बंद हो गया, 2-3 महीने गाड़ी खड़ी रही, तो डेप्रिसिएशन फिर भी नहीं रुकेगी, क्योंकि एसेट तो अपनी वैल्यू को लूज कर ही रहा है। ठीक है ना, सही है। तो डेप्रिसिएशन, इसीलिए तो इसको फिक्स कॉस्ट कह दिया। कितनी आती है? 250। ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे जब आप आई कैप की किताब में, मैं एफ के चैप्टर में भी देखोगे, लेकिन आई कैप की किताब में जाकर देखोगे तो आप कहोगे ओह सारी बेसिक्स यहाँ पर पढ़ी हुई थी, हमें एफ के चैप्टर में पढ़ा देते। असल में बेसिक्स में ही ये कुछ चीज़ें इकट्ठी पढ़ाई जाती हैं और फिर ये सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपकी यूज होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज ओवर। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? पर वैन, ईच वैन, बस ध्यान में रखना ये सारी कॉस्ट जो है वो एक वैन की है। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो सीधा सीधा ही 50,000 आ जाएगा। एक ही बार चलते हैं वहीं पे यार, ये तो 50-50 तीनों में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरली सर्विसिंग है, कितनी? 4। एक वैन की एक क्वार्टर की सर्विसिंग, ऑयल ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं हर 3 महीने बाद, कितने की? 4,000। हमने एनुअल स्केड्यूल बनाना है पूरे साल का, एनुअल कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? 4,000 इंटू 4। समझ आ रही है? शुक्र है। नेक्स्ट, और उसके बाद आगे वेरिएबल कॉस्ट है। चलो ये दो तो लिखे ना, इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर है 50। किस किस ने ये सवाल ट्राई किया था? अच्छा, कोई बात नहीं है, एंड आंसर सेम है तो कोई मसला नहीं है। स्टार्ट ही सेम नहीं है, ये डेप्रिसिएशन गलत निकल आई थी। नहीं मतलब कि आपने एंड पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली, वो वही है जो मैं यहाँ पे निकालूंगा, तो जो मर्जी फॉर्मेट हो। वैसे भी बेसिक्स चल रही है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये वाला मसला हमारा नहीं रहेगा। हम कोई भी टॉपिक जो है उसके सवाल एक ही तरह से किया करेंगे, तो ये मसला जो कॉस्ट में बच्चों को होता ही नहीं रहेगा, इंशाल्लाह नहीं रहेगा। ठीक है ना? हाँ, फिर भी अगर आप किसी और तरीके से करें, वर्किंग में पाबंद नहीं करता, मेन फॉर्मेट में करता हूँ बस। वर्किंग जैसे मर्जी शुरू हो जाओ, एक तरफ से शुरू हो जाओ, एंड पे जाके कहीं ना कहीं नतीजा निकला है, कोई मसला नहीं है। एंड आंसर सेम होना चाहिए, भावें जेड़े रहा तो मर्जी आओ। नेक्स्ट है जी क्या था? सर्विसिंग। सो सर्विसिंग आगे क्या लिखा हुआ था? क्वार्टरली सर्विसिंग, चेंज ऑफ लुगरी। चलो ठीक, सर्विसिंग काफी है, एडी अंग्रेजी कौन लिखे। अब देखो जी, एक क्वार्टर, एक वैन के ऊपर एक क्वार्टर बाद कितना खर्चा आता है हमारा? 4,000। तो 1000 में चल रहे हैं ना, ठीक है। और कितने क्वार्टर्स हैं साल में? 4। तो सर्विसिंग की कॉस्ट कितनी आ गई? ठीक है। अच्छा, फिलहाल ना मैं वेरिएबल कॉस्ट को जरा 1 मिनट के लिए इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ कि वो जरा स्केड्यूल बनाना शुरू कर दिया ना, तो मैं गिनती करूँ कितनी लाइनें छोड़नी है, छोड़ो बस, ठीक है, वेरिएबल को एक ही दफा देते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल 1 मिनट रोक कर, लाइसेंस फी पर एनम, तो व्हीकल की एनुअल लाइसेंस फी, इंश्योरेंस प्रीमियम इधर लिखना चाहिए था, वैसे यूं लिखता हूं मैं, ठहरो, एनुअल इंश्योरेंस, ताकि आपको जरा दूर से नजर आए क्यों इसको मैंने फिक्स में लिखा। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल सर्विसिंग। आओगे, सर्विसिंग तो क्वार्टरली थी, हाँ बिल्कुल क्वार्टरली थी, लेकिन मैंने कन्वर्ट किया ना उसको एनुअल में, 4x4। अब क्या आया आगे? एनुअल व्हीकल लाइसेंस फी, तो एनुअल लाइसेंस फी कितनी है जी? एक
8 है तो तीनों की फिर 8 ही है, एक जैसी वैन है ना। तो एनुअल 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 लिखा ताकि आपको पक्का पता लगे कि ये फिक्स क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादा कम चलने से चेंज नहीं होगी। व्हीकल का लाइसेंस फी उतनी है, लाइसेंस व्हीकल का उतने का ही है, कम चलाओ या ज़्यादा चलाओ लाइसेंस मिल गया आपको, ठीक है। और कोई फिक्स कॉस्ट है? और फिक्स कॉस्ट कोई नहीं है। चले तो अब इसका मैं टोटल कर सकता हूँ, ठीक है। फिर भी एहतियातन मैंने एक लाइन थोड़ी सी ज़रा ऐसे छोड़कर आपने ठीक है, तो क्या कर देना है यहाँ पर, लें जी टोटल बता दें 324। अच्छा जी, तो आपने निकाल के दिया जी 324 वैन ए का। चलो कुछ मुझे भी कर लेने दो, 2 का मैं निकाल देता हूँ, तो ये ना कहो आप खुद तो कैलकुलेशन करता कोई नहीं। अब ये क्या आ गया जी हमारे पास, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा जी, अब ये हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी है, ए, टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा हुआ था उसमें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट शुरू कर दे जी। अब टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग भी लिख देते हैं। जी बच्चों, अब वापस आओ फिर जी। सबसे पहले है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। हर 20,000 किलोमीटर के बाद पार्ट्स रिप्लेस होने हैं। इसका मतलब ए वैन, जो ए रूट वाली वैन है, अगर वो 80,000 किलोमीटर चल रही है पूरे साल में, तो 80 डिवाइडेड बाय, ये क्या है जी, 15,000 रुपये, ऐसे ही है। ओके, अब एक वैन चल रही है कितनी, 80,000, और बल्कि इसका कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाया कि मैं अंग्रेजी में ना एक ही बार लिखूं, ठीक है ना। मतलब ये तो मुझे 3 दफा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या ख्याल है। तो एनुअल रनिंग पकड़ो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, ठीक है, कि 15,000 ये पर किलोमीटर निकल आएगा ना। 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं कहता हूं जी 15,000 रुपये लगते हैं हर 20,000 किलोमीटर के बाद। तो क्या ख्याल है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मेरे पास पर किलोमीटर अमाउंट नहीं आ जाएगी, कितना आता है, 60 टोटल 60 इंटू 80,000 करो जरा, ये आ गया ना 6, देखो ये आ गया 60 रुपीज पर किलोमीटर ना। अच्छा 60,000 है, चलो ये 60,000 आ गया। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे निकालना है कि 80,000 किलोमीटर टोटल ए चली है, और हर 20,000 किलोमीटर के बाद 15,000 रुपया खर्च होता है। तो फिर इसका आंसर भी क्या है, 60 है। अब कौन सा बेहतर लग रहा है आपको, दोनों ही बेहतर है, जैसे मर्जी कर लो। अब ये बात कह रहा हूं, कॉस्ट है, मैथमेटिक्स है, जिस तरह से मर्जी आ जाए। देखो क्या कह रहा है वो, हर 20,000 किलोमीटर के बाद 15,000 रुपये खर्च होते हैं। तो हमने क्या कह लिया, यदि 80,000 अगर गाड़ी चलेगी तो कितनी बार ये खर्चा होगा, तो 80,000 बटा 20,000 किया तो 4 बार ये खर्चा होगा। 4 बार 15,000 लग गया, तो टोटल कितना लग गया, 60,000। एक दूसरे भाई उठे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पसंद नहीं आई, आप ना इसको पर किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें रिप्लेसमेंट कॉस्ट को। वो कैसे जी, 15,000 रुपये लगते हैं हर 20,000 किलोमीटर के बाद, तो 15,000 बटा 20 कर लो, 15,000 बटा 20,000 करो तो कितना आता है, 0.75 रुपीज पर किलोमीटर। ये निकाल लिया पर किलोमीटर। अब आगे जितना चलती जाए उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो दोनों ही बिल्कुल सही है, आंसर तो दोनों से ही यहां पर पहुंचा है, ठीक है ना। तो क्या करना है फिर, एनुअल रनिंग डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹15,000। एक ये तरीका है, एनुअल रनिंग सिर्फ लिख देना ना अंग्रेजी में, तो 20 और 15 तो सेम रहना है। या फिर ये काम कर दो, क्या पसंद कर रहे हो जी, पहला या दूसरा, जल्दी बताओ, पहला या दूसरा।
पहला या दूसरा? मैं इसको भी लिखता हूं ना यार, मैं ये कहना चाह रहा हूं एनुअल रनिंग डिवाइडेड बाय 20,000 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय ₹15,000। अब बताओ, अब तो दोनों के फॉर्मूला आ गए ना। हाँ जी, कौन सा बताओ दो, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। सेकंड ज्यादा अच्छा है। हाथ खड़ा करें फर्स्ट वाले, फर्स्ट फॉर्मूला। हाथ खड़ा करें सेकंड वाले। दिल तो कह रहा है फर्स्ट कर जी। क्या चीज है जी? एनुअल रनिंग कॉस्ट। अच्छा, एनुअल से परेशान ना हो जाओ, इसलिए मैं सिर्फ रनिंग कॉस्ट लिख रहा हूं। रनिंग कॉस्ट, इधर देखिए जी, रनिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमने एनुअल रनिंग ली, डिवाइड किया उसको 20,000 किलोमीटर्स के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया उसको 15,000 रुपयों के साथ। ठीक है जी। आंसर इसका आया था 60,000। अब एनुअल रनिंग चेंज करते जाओ, बाकी फॉर्मूला सेम है, तो एक ही बार हमें फॉर्मूला लिखना पड़ा ना। ठीक है, तो वैन बी की एनुअल रनिंग क्या है? 120,000। वैन सी की एनुअल रनिंग क्या है? 1, तो दूसरी है 120 डिवाइडेड बाय 20,000। इसका मतलब 6 दफा साल के अंदर ये आपको मेंटेनेंस करानी पड़ेगी और हर दफा 15,000 लगता है। तो इसका आंसर क्या है? तीसरी की रनिंग है 1,60,000 किलोमीटर। 1,60,000 को 20,000 से डिवाइड किया तो 8 दफा इस गाड़ी की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और हर मेंटेनेंस पे कितने पैसे लगेंगे? अब जो जितना ज्यादा चल रही है उतनी ज्यादा कॉस्ट इनकर हो रही है। ये जरा इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा था कि इससे आपको ये महसूसमेंट नहीं हो रही है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। जो दूसरा मैंने आपको बताया था ना तरीका, उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी थी आपको। 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करके मैंने क्या कहा था? पर किलोमीटर ये कॉस्ट है। तो जितने किलोमीटर चलती जा रही है गाड़ी उतनी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे जरा वो पसंद आ रहा था। अभी भी चेंज कर सकता हूं, कर दूं? जरा मेरा दिल कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तीसरा भी बताओ, 120। ये बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, अभी नया ने अभी इब्तदाई इश्क है, नई नई क्लासेज है, बचपन है अभी आपका। ठीक है, तो मैं जरा चाह रहा था कि आपको वो जरा रनिंग कॉस्ट, जरा वेरिएबल कॉस्ट की शक्ल सी नजर आए। इधर देखो, ₹15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 किलोमीटर। इसका आंसर क्या आता है? 0.75 पर किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। चलो ये भी लिख देता हूं, 0.75 पर किलोमीटर इनटू एनुअल रनिंग। ये मैं असल में बताना चाह रहा था आपको कि ये बन गया ना जी ₹75 है, 0.75 पर किलोमीटर। अब ये मैंने एक वेरिएबल कॉस्ट की शक्ल बना दी, ये मैं इस तरह से चाह रहा था इसलिए, वरना दोनों तरह से आंसर सेम रहना है। ठीक है, अब पर किलोमीटर कॉस्ट आ गई है, इसको मल्टीप्लाई कर दो एनुअल रनिंग के साथ। ठीक है जी, तो एनुअल रनिंग हर एक की डिफरेंट है, तो पर यूनिट कॉस्ट निकल चुकी है, तो जिसकी रनिंग ज्यादा उसकी कॉस्ट ज्यादा। ये मैं सिर्फ इसलिए चाह रहा था इस तरह से करवाना। ठीक है, वरना दूसरा मुझे पता है आपको ज्यादा आसान लग रहा था। ओके, गॉट इट? दोनों तरह से आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट। अब ऐसे ही और भी कोई आया तो वो भी ऐसे ही कर लेना। ठीक है, जैसे कि इससे अगला क्या है? हाँ जी, टायर रिप्लेसमेंट वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये क्या कह रहा है? हर 40,000 किलोमीटर के बाद करना पड़ता है और 14,000 रुपये खर्चा आता है। तो इसको भी कर सकते हैं हम उसी तरह से। 14,000 डिवाइडेड बाय 40,000 करेंगे तो क्या आ जाएगा? पर किलोमीटर कॉस्ट, और फिर जितने किलोमीटर जो ज्यादा चलेगा उतनी उसकी ये कॉस्ट आती जाएगी। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ टायर रिप्लेसमेंट, टायर रिप्लेसमेंट। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो ₹14,000 है डिवाइडेड बाय 40,000 किलोमीटर्स। यहां से आ गया पर किलोमीटर, मैं लिख नहीं रहा। ठीक है ना, जरा जगह तंग है पहले ही। इनटू एनुअल
रनिंग, हाँ जी, अब सिंपल, अब कैलकुलेटर मारते जाओ, एक बार कर लो ना 14,000 डिवाइड बाई 40,000, जो आंसर आया उसको पहले मल्टीप्लाई किया आपने 80,000 से 20, फिर आप वापस करो, वो पीछे वाला बटन दबाओगे, फिर उसी पे आ जाएगा आंसर पे, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 120,000 से, इसी तरह से 86। अच्छा, जी और क्या रह गया? कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर। तो फ्यूल की कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब वो क्या कह रहा है, 40 रुपए पर लीटर है, तो ये जरा आप जैसे आपको पसंद है वैसे ही कर लो, ठीक है तो वेरिएबल कॉस्ट ही ना। जैसे आप अपनी बाइक की या गाड़ी की एवरेज नहीं निकालते, ठीक है, आपने कहा जी वो हम लाहौर से निकले, हम पिंडी गए, ठीक है जी, तो हमारे तकरीबन 350 किलोमीटर का सफ़र गाड़ी ने तय किया, और हमारी गाड़ी के अंदर हमने फ्यूल डलवाया, लेट से फ्यूल इसने खा लिया 22 लीटर मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो आपने कहा जी 350 किलोमीटर को डिवाइड कर दें 22 लीटर्स के साथ, तो क्या आंसर आएगा? 15.1। तो इस जो भी है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर लीटर आ गया ना। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे जी? आजकल मसलन 300 रुपये का पेट्रोल आ रहा है, मसलन राउंड करके जरा बोला, ठीक है, तो 15 इंटू 300 आपकी क्या आ जाएगी? फ्यूल कॉस्ट। ओके, तो ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, या फिर आप ये कर लो, एनुअल रनिंग को डिवाइड कर दो एवरेज पर लीटर के साथ, यानी पूरे साल में अगर वैन 80,000 किलोमीटर चली है और हमारी वैनें जो हैं, वैनें ये 16 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती हैं, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 16 करें तो आंसर क्या आता है? बोलो। हाँ, यानी 5,000 लीटर इसने खर्च किए पूरे साल में, और 1 लीटर की प्राइस क्या है? वो पता नहीं कौन से ज़माने का सवाल है। आपने तो कभी होश में भी ये नहीं रेट देखा होगा, है ना? हमने को 90-100 को देखा था, 2000 के मतलब 99 के आखिर में, या 2000 के अवाइल में शायद 40 रुपये का लीटर। ये पता नहीं कब का सवाल है। अच्छा खैर, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर लें, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? एवरेज रनिंग डिवाइड बाय एवरेज पर लीटर इंटू रेट पर लीटर, 40 भी लिख सकते हो। तो फ्यूल कॉस्ट में आपने क्या लिखा जी? क्या लिखा है मैंने? वो क्या है रनिंग, एनुअल रनिंग, एनुअल रनिंग एनुअल रनिंग डिवाइडेड बाय, जी आगे क्या है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ? हाँ, एवरेज पर लीटर। एवरेज कितनी देती है ये गाड़ी पर लीटर? तो इससे हमारे पास आ जाएगा टोटल गाड़ी कितने किलोमीटर, कितने लीटर गाड़ी ने खर्च किए, इनटू कॉस्ट पर लीटर में डायरेक्टली लिख देता हूँ, एक ही कॉस्ट है, डिफरेंट थोड़ी है, कोई डिफरेंट तेल थोड़ी डलते हैं हर गाड़ी में, इसमें जी हाई ऑक्टेन डालते हैं जी, इसमें डीजल डलता है जी, इसमें जी पेट्रोल डलता है जी, नहीं। अच्छा ले जी, अब कैलकुलेटर है और आप हैं और आंसर है। पहली 80,000 रनिंग वाली, 80,000 डिवाइड बाय 16 इंटू 40, 16 ही है ना, हाँ जी, 200 रुपये की फ्यूल कॉस्ट आ गई। दूसरी गाड़ी की रनिंग 1,20,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 40, कोई 300 कह रहा है, कोई 600 कह रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, 1,60,000 डिवाइड बाय 16 इंटू 40, 400। हाँ जी, और कुछ तो नहीं रह गया? मेरे ख्याल में कुछ नहीं रह गया, है ना, सब कुछ ही पूरा हो गया। चलो, अब ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
टोटल वेरिएबल रनिंग कॉस्ट आ गई, ये हमारा बी रिक्वायरमेंट थी। 60, 28, 200 ये वाला बताना है, ठीक है। 288, 432, 576, ठीक है। और फिर उसने क्या क्या कहा नेक्स्ट स्टेप में कि जी टोटल भी निकाल दोगे, कोई मसला नहीं। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो हम निकालेंगे कैसे जी, ए प्लस बी करके, सिंपल। और ये हमारी कौन सी सी रिक्वायरमेंट है, सी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो कर दो 324 जमा 288, 612, 324 जमा 432, 324 बटा 576। हाँ जी बेटा, कोई आंसर मैच किधर से, सवाल अपनी में कोई आंसर मैच हुआ इधर से, बोलो। वो जो आपने अपने तरीके से किया था जरा देखें ना, टोटली नहीं किया। अच्छा इंडिविजुअली देख लेना। अच्छा अब देखो किसी ने और फॉर्मेट से किया, टोटल मैच नहीं हो रहा, क्यों, वो जी फलां कॉस्ट गलत ले ली, कोई मसला नहीं। अगर 10 नंबर का सवाल है तो एक कॉस्ट गलत है तो उसका एक नंबर निकल जाएगा, बाकी 9 फिर मिल जाएंगे। मकसद हर पॉइंट पे मार्क्स है, ठीक है। सवाल का आंसर मैच नहीं भी कर रहा, स्टिल आप पे पासिंग मार्क्स पड़े होते हैं। इतनी आसान चीज़ है, इतना आसान पर्चा है। लगता है ऐसे ही है पर्चे में हो पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के अंदर ही होते हैं पास होने के। अच्छा जी, ये टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई है, लेकिन उसने एक और काम भी कहा हुआ है। तो पर किलोमीटर कौन सा मुश्किल है, ये जो आपकी टोटल कॉस्ट निकली है, अच्छा सारी कॉस्ट उसने पर किलोमीटर कही है, ये ज्यादती कर गया थोड़ी सी। चलो फिर अब यूं कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर, वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर और टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर फिर यहाँ पे कर लेते हैं। अगर उसने सिर्फ टोटल कॉस्ट मांगी होती ना तो फिर यहीं पे काम चल जाना था एक लाइन में, है ना, क्या ख्याल है। लेकिन इसको भी पर किलोमीटर निकालना है, इसको भी पर किलोमीटर निकालना है और इसको भी पर किलोमीटर निकालना है, तो कोई मसला नहीं, दोबारा कर लेते हैं। पर किलोमीटर फिक्स कॉस्ट वैन ए, वैन बी और वैन सी। ले जी, फॉर्मूला एक ही बार लिख लेते हैं जी। टोटल फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, चलो ऊपर लिखना है तो पर किलोमीटर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है तो उसको कैसे निकालेंगे जी, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे एनुअल रनिंग के साथ, सिंपल। अब टोटल फिक्स कॉस्ट कहां से मिलेगी आपको, वो ए, यहां पे क्या लिख दोगे ए, काम हो गया। फिर कैलकुलेटर उठा लो अब, ठीक है। अब 3,24,000 बटा 80,000 करो या 324 बटा 80 करो, ये ज़हन में रखना, दोनों तरफ सेम रखना है। ये ना हो कॉस्ट 1000 में निकाली हुई है तो 324 डिवाइडेड बाय 80,000 कर रहे हो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साल देखो ना, ये 80,000, तो ये 1000 में किलोमीटर है, तो अगर कॉस्ट 1000 वाली लेनी है तो फिर यहाँ पे भी 1000, मसला कोई नहीं है, ठीक है। तो 324 को डिवाइड करो 80 से, क्या आंसर आता है 4. अब 4.05, आगे बढ़ो, ये क्या बात हुई 2.7, ये कम क्यों हो गया। फिक्स कॉस्ट जो है इन टोटल कांस्टेंट रहती है, पर यूनिट कम होती है, पर वॉल्यूम बढ़ने पर कम होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है ना, ठीक है जी। 2.03 कर लें जे ताड़ी इजाजत होए थे। उसके बाद पर किलोमीटर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब वेरिएबल है ना, मुझे लगता है ये कांस्टेंट रहेगी। बहरहाल टोटल वेरिएबल कॉस्ट
पार्ट बी, वो रिक्वायरमेंट बी डिवाइडेड बाय एनुअल रनिंग कर लें। तो यार सवाल बड़ा टाइम लग गया यार, फायदा हुआ या नुकसान हुआ इसको करने से? इससे तरह थोड़ा सा ना और आपकी आगे बुनियाद पक्की होती जा रही है ना। ये सारी चीज़ें बाद में फिर रोज़ रोने से बेहतर होता है बंदा एक ही बार रो ले। अक्सर ऐसे ही किया करेंगे हम, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट आएगा वो एक दिन टिका के उस रो लिया उस पर, उसके बाद फिर जब जब वो आएगा हंसते हंसते गुजरा करेंगे, ना कि रोज़ रोए हैं जी। नींद तो पूरी करके आया, कोई मैच के बाद क्या करते रहे? मैच तो चलो देखा था मैच, उल्टा तुमने मैच ही नहीं देखा। अच्छा जी बताएं जी। ये जनाब 288 डिवाइडेड बाय 80 3 ओके 432 डिवाइड बाय 120 क्या? वाह वाह सुभान अल्लाह, पक्की हो रही हैं चीजें। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस पढ़ाई हैं आपको, ठीक है। पहली तो चलो ठीक है, वैसे दिमाग में बिठाने के लिए थी ना कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन फैक्ट्री में चल रही है तो उसमें मटेरियल डालने, लेबर डालनी, ओवरहेड डालने। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कि जब आपको अलग अलग करना पड़ता है, ख़ास तौर पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को। आगे जाकर देखेंगे इसके समरात इंशाल्लाह। तीसरा भी नहीं होना है जी, क्योंकि उसने कोई डिस्काउंट कहीं पर नहीं दिया, जितना मर्जी ज़्यादा गाड़ी चल ले, कोई पेट्रोल पंप वाले डिस्काउंट नहीं देते थे फ्यूल के ऊपर। तो इसका मतलब फिर वेरिएबल कॉस्ट ने पर किलोमीटर तो सेम ही रहना था जब कोई डिस्काउंट नहीं है तो। ओके सही है। और उसके बाद आपकी पर किलोमीटर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके लिए आप टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लें। ये एक बार अंग्रेजी वाला वो लिख लेते हैं ना, फॉर्मूला जान छूट जाती है, बार बार नहीं करना पड़ता। सी डिवाइडेड बाय एनुअल रनिंग, टाइम बच जाता है फिर परिचय में। हाँ जी 612 बटा 80 7.6 एग्जैक्ट 5. अब ये भी कम हो रही है, क्यों? क्योंकि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल पोर्शन भी होता है और फिक्स्ड भी होता है ना। तो वेरिएबल तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन फिक्स्ड में क्या आती है? कमी विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो वो उसकी वजह से सेमी वेरिएबल, तो सेमी वेरिएबल का ट्रेंड यही होता था। सेमी देखो फिक्स कॉस्ट वो जो इन टोटल फिक्स रहे, लेकिन पर यूनिट डिक्रीज हो वाइल इंक्रीज इन वॉल्यूम। और पर यूनिट कम हो, पर यूनिट बढ़ेगी अगर यूनिट्स कम होंगे, पर यूनिट कम होगी अगर यूनिट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेंड पढ़ा था। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो इन टोटल बढ़ रही है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, लेकिन पर यूनिट क्या है? सेम, यही पढ़ा था। और सेमी वेरिएबल ना तितर ना बटेर है ना, ना तो ये इन टोटल वॉल्यूम चेंज होने पर कांस्टेंट है, फिक्स्ड नहीं है, ना ही ये पर यूनिट में कांस्टेंट है कि हम कह लें ये वेरिएबल है। तो ये क्या चीज है? सेमी वेरिएबल। कैसा लगा सवाल? कितने बच्चों का ये बिल्कुल सही था? एक बच्चों का बिल्कुल सही था, एक हाथ खड़ा हुआ है, एक बच्चों का। हाँ जी अच्छा, कितने बच्चों का 70% तक तो सही था कम से कम? बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए। कितने बच्चों का 60% तक सही था? 50% तक बिल्कुल सही नहीं था, समझ ही नहीं आई। शरारतें करते मेरे साथ हैं। अच्छा जी ले जी, ओके हो गया। 9-10 पे क्लास खत्म होनी है ना? हाँ आज तो चुप करो, आज शुरू कितने बजे की है? और वैसे भी मैंने इसीलिए बोला है 9-10 पे क्लास खत्म होगी, मैंने क्लास का टाइम बढ़ा दिया, बस यूं समझ। कोशिश करेंगे 5 मिनट 10 मिनट पहले छोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने बिल्कुल भी मुझे ये नहीं कहना कि 9। मैंने टाइम क्या लिखा है? क्लास का टाइम क्या लिखा है? मैं फिर दिखाऊं जरा, फिर दिखाऊंगा। ये क्लास का टाइम है, ओके। खबरदार किसी ने 9-10 से पहले घड़ी देखी या घड़ी की तरफ मुड़ के देखा और उसके बाद भी नहीं। फिक्स टाइम है, सॉरी फिक्स कॉस्ट। अच्छा बच्चों 14वां सवाल क्या था? ये तो हाई लो मेथड था, हो गया था।
अच्छा, इसमें जरा मसला है तो मुझे बताना है, जरा भी मसला है तो मुझे बताना है। 15वें में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। मेरा दिल कर रहा है मैं खुद करा दूं, इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को ये वाज़ेह महसूस होगा कि टाइम ज़ाया कर रहा है हमारा, टाइम पास करने आया लगता है, आज तैयारी नहीं करके आया, इसलिए ये सवाल करा रहा है। यकीन करें अगर मैं कराऊं तो आपके दिल में यही जाएगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। कितने बच्चों ने ये सवाल किए थे हाइलो वाले? अच्छा, किस किस ने नहीं किए? गलत सवाल, किस किस ने नहीं किए वो हाथ खड़ा करें। क्यों बेटा जी, क्यों नहीं किए? उल्टा कल वाला लेक्चर ही नहीं लिया, आपको याद है ना, ऐसे किसी ने कहा था आके टीवी पे ना। अच्छा, अपने टीवी पे उनको, अच्छा सॉरी सॉरी बेटा, लेक्चर तो नहीं मिस करना होता। कोई मसला 16वें में? फिर 17वें जितने होना है, 17वें भी नहीं है यार, कमाल नहीं हो गया, आप लोगों ने बेसिक खत्म ही कर लिया यार, उल्टा बेसिक खत्म ही कर ली। 18 19 करके आए हो? 19 किया? वाई, बट वाई? बिठा दो उधर, तस्वीर एक दफा दिखा दो बच्चों को, कोई ऑनलाइन वाले ने खींचनी हो तो। चलो वापस ले आओ। किया 19वां? हो गया? कितने बच्चों ने 19वां किया है? माशाल्लाह, अच्छी बात है, ये ट्राई करने वाले बच्चे हैं मेरे इस दफा सारे। तो यार पानी है ना, पानी है ना ग्लास है का? ये तुमने दिल के ऊपर ग्लास रखा हुआ था, है? जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, रह तो सिर्फ 19 और 20 ही गए, 19-20 का फर्क रह गया बस, जिस वजह से FY शुरू नहीं हो पाएगा। 19-20 का फर्क, लेकिन ये 19वां सवाल करवाऊंगा, 20वें की बुनियाद डालूंगा, FY का नाम तो जरूर लिखूंगा, मेरा दिल बड़ा है। ठीक है, कल आपका ऑफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आपके जो है वो बेसिक्स सारी ख़त्म हो चुकी होगी, तो आपने बेसिक्स को बैठ के पूरा एक सिटिंग में करना है। अब ये वो तरीका वारदात है जिससे आपने अपने CMA को या किसी भी पर्चे को काबू करना होता है, लेकिन ख़ास तौर पे CMA। ठीक है, जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा वो टॉपिक, अब इसमें तो टॉपिक ही एक हुआ, मतलब टॉपिक क्या हुआ, बेसिक्स हुई हैं, तो ये सारे बेसिक्स वाले सवाल एक गो में करने हैं, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 3 लगे, चाहे 5 लगे, चाहे 10 लगे, मेरी बला से। ये अब आपने इंश्योर करना है ना, मोबाइल से दूर होकर, कमरे में बंद होकर, सोचों को आज़ाद कर कर अगर आप बैठेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा। ये वो तरीका है जिससे आपको ये टॉपिक काबू में आ जाएगा। फिर हम अगले हफ्ते में FY शुरू कर देंगे, फिर उससे अगले हफ्ते में जाके कहीं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन किसी वक्त शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे ही सफ़र चलता जाएगा, आगे आगे आगे। महीना गुजरेगा तो याद आएगा, ओह FY भी किया था, भूल रहा है, तो किसी एक वीकेंड के ऊपर, ये 2 दिन बहुत कीमती समझने आपने, ठीक है, तो इस वीकेंड पे आपने FY का चैप्टर ऐसे ही एक सिटिंग में पूरा करना है। इस तरह से आप रेपिटेटिवली ये रिविजन्स करते रहेंगे, चीज़ें याद रहेंगी, काबू में भी रहेंगी, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, पर्चा लाजमी आराम से पास हो जाएगा। चलें जी, 19वां फिर पहले करना है या 20वां? चलो 19 पहले कर लो, फिर 19-20 का फर्क है जी। तो 14, 15, 16, 17, 18, कोई मसला? ये सारे सवाल कितने बच्चों ने किए? दोबारा ज़रा ज़ियारतें करा दें, ज़ियारतें, माशाल्लाह, ऐसे दिल को खुशी खुशी होती है। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, अभी शुरू शुरू है, भाई कह रहे हैं अभी शुरू शुरू है, इसलिए ना, अभी शुरू शुरू है, इसलिए हम ये रोज़ का काम रोज़ कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे रिज़ल्ट के नज़दीक, पहले रिज़ल्ट के बाद, शुक्र है ईदें नहीं है, वरना ईदों बाद ये बड़ा मसला होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं करोगे, एंड तक पढ़ते रहना है इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, साकिब लिमिटेड प्रोवाइडेड टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट फॉर द लास्ट 6 months ऑफ द ईयर 2022 विद इट्स रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। अच्छा, ये जो मंथ्स होते हैं ना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होता, जनवरी फरवरी बस लिख दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको कहाँ यूज़ करना है। असल में तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रोडक्शन यानी वॉल्यूम, और दूसरा कॉस्ट।
वॉल्यूम और कॉस्ट। मुझे बस एक बात बताओ, यूनिट्स के चेंज होने से क्या ये कॉस्ट सेम है या चेंज हो रही है? इसका मतलब कि ये कॉस्ट फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ना नॉर्मली होते ही सेमी वेरिएबल हैं। बहरहाल मतलब इनमें फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में फिक्स कॉस्ट भी होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है ना, दोनों तरह की होती है। खैर चेक कर लेते हैं, हमें क्या, हम तो चेक मारेंगे हैं जी। कैलकुलेटर पे आपने चेक किया 27,200 डिवाइडेड बाय 240 पर यूनिट। आज का दिन हो जाएगा ये काम। रुपीज में गिवन है, 1000 में नहीं, रुपीज में गिवन है। हाँ 100 एग्जैक्ट, ओके वट एवर 0.3 कर दो यार। अच्छा 38,630 को डिवाइडेड बाय 690 करो, हैं 55.56, चलो 55.98। अच्छा कमाल है। अच्छा इसको वही यार, मैं कौन सा इसको यूज करने लगा, मैं तो बता रहा हूँ सिर्फ, आगे बढ़ो। अजीब 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 अजीब, यानी कि ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। अच्छा खैर रिक्वायरमेंट पढ़े। रिक्वायरमेंट है यूजिंग हाई लो मेथड कैलकुलेट टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट फॉर जुलाई। यानी कि जो आपकी टोटल एफओएच की कॉस्ट है वो निकालें अगर बजटेड प्रोडक्शन हो। अच्छा ये तो वही बात होगी जो प्रिंसिपल साहब ने कहा था, यार अकाउंटेंट साहब ज़रा बताओ अगर 60 बच्चे जाए तो कितनी कॉस्ट आएगी। यानी वो कह रहा है कि ये जून तक का डेटा देकर कह रहा है कि जी आप ना टोटल एफओएच की कॉस्ट निकालो जुलाई के महीने की। अगर हम समझ रहे हों कि 200 यूनिट्स बनने हैं या 470 या 840, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही हाई लो मेथड लगाकर पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे और फिर टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे उस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को टोटल कॉस्ट के फंक्शन में डालकर। ओके बस बेसिक्स खत्म हो गई हैं। बोर हुए ना आप काफ़ी बेसिक्स में, है ना? कुछ बोरिंग था नहीं वैसे। चले खैर एफओएच का चैप्टर शुरू हो रहा है, कितना रेगुलरली आता है आपने देखा ही था, पहले दिन आपको दिखाया था। जब चैप्टर शुरू करूँगा फिर दिखाऊंगा, ठीक है? अभी अभी आपके लिए सवाल भी नहीं डाले दो। मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट को नहीं मैंने डालता होता, वो एंड पे करना होता है ना, फिर एंड पे कुछ बचता नहीं है करने वाला, तो मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट को मैंने नहीं डाला। उससे पिछले तक जो एफओएच के सवाल आए थे वो मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है? थोड़े पुराने सवालों से लेकर आ रहा होता हूँ मैं सवालों को, तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस हम किया करते हैं जी, ठीक है? लेकिन मैं चैप्टर देखता हूँ, मैंने रात को एफओएच का चैप्टर आपका पहले देखा, फिर आपके लिए नोट्स बनाए। कोई चीज़ इस दफ़ा आई कि अपने चीज़ें बेहतर की हैं, यानी हमारे नोट्स तो वैसे ही हैं, वो जो जिस तरह से हम बेसिस वगैरह एफओएच के चैप्टर में पढ़ा करते थे, अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ है या किसी सीनियर से सुना हो, तो आईकेएप ने भी अपनी किताब के अंदर उसी तरह से वो बेसिस डाली हैं, एलोकेशन की कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो बहरहाल वो चीज़ें मैं खुद देखता हूँ आपके लिए, वो मसला नहीं है, ठीक है? आपने बस जो नोट्स दिए जाएँ कम से कम इंश्योर करना है उनमें लिखी हुई थ्योरी और उसमें मौजूद सवाल वो फिर सारे के सारे किए हुए हो, ठीक है? उससे बाहर कुछ ना हो, ओके? अच्छा जी, अब बाकी तो कोई मसला नहीं था, हाई लो मेथड लगा लेते, लेकिन एक दो मसले हैं इस सवाल के अंदर। एक मसला, डेटा आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, ये डेटा काबिल कबूल नहीं है, इसमें बड़ी गड़बड़ है। वैसे तो काम चल जाता। हाईएस्ट लेवल कौन सा है इसमें से? 700 और लोएस्ट? जब मैंने ओरिजिनली ये सवाल बनाया था ना तो तरतीब सीधी रखी थी, फिर मैंने आगे पीछे कर दी, ठीक है? क्योंकि ये भी एक काम है पर्चे के अंदर। अब अगर तो 0.1 और 2 सवाल में ना होते तो ऐसे ही उठा लेता मैं हाईएस्ट और लोएस्ट को, कोई मसला नहीं था। पर एक मुसीबत बीच में आन पड़ी। क्या? पढ़ो ज़रा। अच्छा मैंने पहले अभी अर्ज किया था ये 19वां सवाल जो है मैं खुद करवा रहा हूँ, अब करवा रहा हूँ। अच्छा ये 19वां सवाल जो है ये आज तक टेस्ट आपका नहीं हुआ। हाई लो मेथड सिर्फ इस लेवल तक ही टेस्ट होता है जो आपने खुद कर लिए सवाल आपको समझाया, तो ठीक है, इतना ही आसान है, ठीक है? ये कभी हुआ नहीं लेकिन कर लेते हैं, क्या पता आपकी दफ़ा ये पहली बार हो जाए। तो कहता है फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती हैं बाय 4000 व्हेन प्रोडक्शन एक्सीड्स इन अ मंथ। जब 72 से ऊपर स्टूडेंट्स आ गए तो एक वैन भी साथ लेके जानी पड़ेगी। अब बस वाले ने तो 15,000 लेना था, वैन वाले ने भी 5,000
लेकर ही जाना है मसलन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ओहो स्टेप फिक्स कॉस्ट तो पढ़ाई नहीं है आपको, याद कराना, नोट्स के अंदर लिखी हुई है स्टेप फिक्स कॉस्ट रहेगी। तो ये क्या होगा जी, फिक्स कॉस्ट क्या लेगी, एक स्टेप ले जाएगी अगर 700 से ज्यादा कभी यूनिट्स बने। ये यूं होता है ना, जैसे मसलन आप लोगों के पास एक मशीन जो है वो लगी हुई है, ठीक है, उस पर आप जो है वो धड़ाधड़ ये मार्कर बना रहे हैं, और कभी जो आपको जरा बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो आपको फिर किराए पर एक मशीन लाकर उसके ऊपर काम करना पड़ता है उस महीने में। तो वो किराया फिक्स कॉस्ट ही है। जिस महीने के अंदर 700 से ऊपर प्रोडक्शन होगी उस महीने के अंदर फिक्स कॉस्ट जो है वो 4000 से बढ़ेगी, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब एक मुसीबत ये पड़ गई ना कि 700 से ऊपर लेवल गया है, इसका मतलब 720 वाले लेवल के ऊपर जो फिक्स कॉस्ट होगी वो नॉर्मल वाली नहीं होगी, बल्कि उसमें 4000 इंक्रीमेंटल वाली भी एडेड होगी। अब यहीं तक मसला होता तो खैर थी, लेकिन एक और मुसीबत भी है, वो क्या है, कहता है वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है बाय 10% जब प्रोडक्शन 350 यूनिट्स इन अ मंथ से। इसका मतलब ये हुआ कि 240 और 310 ये दो लेवल्स के ऊपर आपको महंगा मटेरियल मिल रहा था, लेट्स से वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल कहां से आ गया, सॉरी एफओएच है, अच्छा खैर 2000 ये 310 240 और 310 ये दो लेवल्स के ऊपर आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपको बर्गर कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ रही है, 800, लेकिन अगर आप कभी जाओ और जाके कहो भाईजान अब तो हम 100 बच्चे का ऑर्डर लेकर आए, 100 बर्गर का ऑर्डर लेकर, अब तो कुछ शर्म करो, डिस्काउंट दे दो, बर्गर वाले को कह सकते हो ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही वो कह रहे हैं, जब बल्क में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो है 10% से रिड्यूस होती है। अब ये दूसरा मसला आ गया, ठीक है। अब जब ये मामला आ जाए, फिक्स कॉस्ट स्टेप ले रही हो, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही हो कोई से दो लेवल्स पर, तो फिर सबसे पहला काम ये करना है कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, ठीक है ना, ताकि तरतीब तो सीधी हो। फिर उसके बाद अगली बात आपको समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या कर लोगे, यूनिट्स और एफओएच के लिए एक छोटी सी वर्किंग पहले कर लोगे, ठीक है। ठीक, चले वर्किंग 1 तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अब वर्किंग 1 हमारी क्या हो रही है जी, वही डेटा मैं दोबारा लिखने लगा, ठीक है। वर्किंग 1, हाँ जी, यूनिट्स हैं और मंथ्स लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट्स और एफओएच रुपीज में है, 1000 में है, ठीक है। लो जी, अब आप तरतीब लगा दें, क्या तरतीब लगाएंगे, 300 200 इधर चल के 700 की तरफ जाएंगे ना, ज़्यादा बेहतर भी आसान भी यही लगता है, ठीक है। बाकी कोई से लेवल्स किसी भी तरह असेंडिंग कर लें डिसेंडिंग कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। लेकिन चलो जैसे आपको आदत, 240 310 इस तरह से तरतीब से चलो। 240 पर कॉस्ट कितनी है, 27,000, तो 240 यूनिट्स 27,200। उसके बाद देखिए जल्दी जल्दी जल्दी, 310 कॉस्ट है 29,300, 29,300। उसके बाद हाँ, अब ये वो जंप है 310 के बाद जो 390 पर पहुंची है कॉस्ट। तो अब ये वो दो लेवल्स हैं जिन पे वेरिएबल कॉस्ट सेम, क्या ख्याल है, पहले 310 तक वेरिएबल कॉस्ट जितनी थी 390 पे आएंगे तो वो उससे पता नहीं कितनी थी, उससे 10% क्या हो रही है, कम। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तक ये आई के अपने टेस्ट नहीं किया, टफ चीज है, बहुत मुश्किल सी बात है, लेकिन एक थोड़ा सा तरीका है छोटा सा, जब देख लेंगे तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मसला कोई नहीं है, अच्छा है, जरा दिमागों को काम करने की आदत होनी चाहिए, है ना। तो 390 और 30,530, 390 सवारी 90 जी, 520 30। उसके बाद अब बताते जाओ यार देख के, 460, 32420, फिर 690, 38630, फिर
700 कितने से बढ़ने पर फिक्स कॉस्ट बढ़ रही थी? 700। ओ, तो अब ये वो, अच्छा ये वो दो लेवल्स हैं जिन पे वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, और ये वो दो लेवल्स हैं जिन पे फिक्स कॉस्ट कितनी? 43। अच्छा अब जी ये दो लेवल्स ऐसे हैं जिन पे फिक्स कॉस्ट भी सेम है और वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, ऐसा ही है, सेम है। फिर ये तीन लेवल्स ऐसे हैं जिन पर फिक्स कॉस्ट भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है। क्या मतलब? वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो चुकी है इन तीनों लेवल्स पर, और फिक्स कॉस्ट जो है वो अभी बढ़ी नहीं है। अच्छा, सवाल ना बदलने का दिल कर रहा है, बदलने का दिल इसलिए कर रहा है कि आप ना ये दो लेवल्स लेके सारी जान छुड़ा लेंगे मैं नहीं चाह रहा, ठीक है? आप कोई से वो दो लेवल्स लें जिन पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम हो, कोई से दो लेवल्स। देखो पहले दोनों पर भी सेम ही है, मुझे पता है, ठीक है? तो आप लिखें सर, लिखें, अगर कभी ऐसा हो तो क्या करना है, वो दो लेवल्स लेने, हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल में वो वाले दो लेवल्स लेने हैं जिन पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बदल ना रही हो। अच्छा चलो ठीक है, आसान ही कर लेते हैं, लेकिन असूल तो सामने आ गया ना। असूल क्या है? आप ये दोनों लेवल्स ले लें, हाई लो लगा सकते हैं, लग जाएगा। उसके बाद फिर आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान से आप देख लेंगे, अगर आपकी रिक्वायर्ड कॉस्ट इस लेवल पे आ रही है तो ना वेरिएबल कॉस्ट ने चेंज होना है ना फिक्स ने, और अगर इधर घुस आई तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, अनलेस अनटिल इससे आगे जाए तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, और उसके बाद दोनों चेंज हो जाएंगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर मिसाल के तौर पे ये ना गिवन होता तो फिर मेरी मजबूरी थी मैं यही वाले एरिया को पकड़ता और हाई लो लगाता, ठीक है? ये बात नहीं समझ आ रही है आपको? आ रही? सुन, शक्ल में डरा रही होंगी कभी कभी बच्चा नहीं, मुझे लग रहा है लगता है कम। अच्छा तो देखें, हमने अवॉइड करना है, स्टेप को अवॉइड करना है, चेंज को अवॉइड करना है। हमने वो दो लेवल्स लेने हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट, जिन पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बदल ना रही हो। वो ये दो लेवल्स भी हो सकते हैं, वो ये दो लेवल्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। इसके साथ कौन सा लेवल उठाओगे? ये इसके साथ ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये और ये इधर दरमियान में दो मसले आ रहे हैं। ओके, तो हमने कौन से दो लेवल लेने हैं जिन पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बदल ना रही हो। आप ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं। सबसे आसान क्या है? ये वो मैं कह रहा हूँ ना, सवाल बदलने का दिल कर रहा है, वो दिल क्या कर रहा है कि इसको गायब कर दो ताकि ऑप्शन ही ना रहे ऊपर वाला, तो आपको मजबूरन ये उठाना पड़े। लेकिन अब चूंकि नहीं है सवाल बदला हुआ, सवाल तो पहले से है तो कोई बात नहीं, ऐसे कहेंगे तो वो भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं होती, आप बताइए, ठीक है? लो भाई, सबसे पहले क्या कर लें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे जी? कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल। अब कौन से वाले लेवल उठा रहे हैं हम? पहले दो। ये तीन में से भी हाईएस्ट लोएस्ट उठा सकते थे, कहोगे तो ये भी कर लेंगे, पहले ये तो कर लेना एक दफा, ठीक है? अब ₹29,300 माइनस ₹27,200 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 310 माइनस 240, आंसर इज, पूरी बात करो, ₹30 पर यूनिट। अच्छा, अब ये देखो, मैंने जो 2 लेवल्स यूज किए हैं, इन 2 लेवल्स पर क्या वेरिएबल कॉस्ट पर डिस्काउंट हमें मिल चुका था 10%? नहीं मिला था ना। बस इतनी सी बात है, ये आपने डिसाइड कर लेनी है यहां से, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैं कह देता हूं, ये क्या है, ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट, ओरिजिनल कह लो या विदाउट डिस्काउंट। और अगर आप ये 2 लेवल्स उठाते तो वहां पर जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आनी थी उसमें 10% डिक्रीज हो चुका होना था। अब बात समझ आई है? चलो पहले ये तो कर लें, ठीक है। हो सकता है ओरिजिनल फाइंड करनी पड़ती, हो सकता है ना करनी पड़ती। अगर फाइंड करनी पड़ती पहले रिक्वायरमेंट के लिए तो उसको फिर बढ़ाना पड़ता, वो 90% होती तो उसको 100 पे ले जाना पड़ता। मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, विदाउट डिस्काउंट, ये फिगर आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, जी, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो हम टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये मैं लिख देता हूँ, 1-2 दिन लिखूंगा, उसके बाद फिर इसको लिखना, बल्कि लिख लिया करूंगा, खैर है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है ना। अब किसी एक लेवल के ऊपर ये कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पुट कर लेते हैं, लेकिन खुदा के लिए जो 2 लेवल यूज किए थे उन्हीं में से किसी एक में रखना, ये ना जो ना किसी से कहा किसी एक में रख दें, ठीक है। हाँ जी बोले, टोटल कौन सा, हाईएस्ट या लोएस्ट? हाईएस्ट ही पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ है। 29,300 इज इक्वल टू, ये तो निकालने निकले हैं, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है जी अभी, और वॉल्यूम यहां पर कितना है, 310। अब कैलकुलेटर पे कर लो, 310 इंटू 30 माइनस 29,300, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी जी, इज इक्वल टू रुपीज, और ये भी क्या है, ये भी विदाउट इंक्रीज है ना। इस पे डिस्काउंट नहीं मिलना बेटा जी, इसमें इंक्रीज आना है। हाँ नहीं ना, डिस्काउंट नहीं है ना बेटा जी, इसमें इंक्रीज आना है। उसने कहा था अगर 700 से ऊपर यूनिट्स जाएंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसमें डिस्काउंट नहीं मिलना, इसमें स्टेप आना है, इसमें इंक्रीज आना है। वेरिएबल कॉस्ट में डिस्काउंट मिलना है, इसमें इंक्रीज आना है, ओके। लेकिन ये नहीं है ना अभी, ये तो क्या है, ये विदाउट इंक्रीज, बल्कि ऐसे ही लिख रहा हूं पहले, ओरिजिनल है ये क्या है, ओरिजिनल, और विदाउट इंक्रीज, अभी इसमें इंक्रीज नहीं आया। अब अगर तो हमने 700 से कम यूनिट्स पर कॉस्ट निकालनी होगी तो यही फिक्स कॉस्ट है, और अगर हमने कॉस्ट निकालनी होगी 700 से ऊपर किसी लेवल पर, उसने कहा निकाल कर दे दो, तो फिर इस 20,000 में 4,000 ऐड कर देंगे। समझ आई? अच्छा, अगर आप ये 2 लेवल्स लिए होते तो भी यही आनी थी कॉस्ट। अच्छा वैसे जरा चेक ना कर लें, अगर आप हाईएस्ट और लोएस्ट ये वाले लें, 38,630 माइनस 30,500 डिवाइडेड बाय 690 माइनस 300, आंसर क्या आया, 20। अब जरा देखो ये 27 क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और ये 10% ही डिक्रीज हुई है। चेक कर लो, ओरिजिनल को जरा लगाओ, 90% करो, 10% ही कम होना था ना, इसका 90% करो, ये 27 ही निकलता है। और अगर ये ना निकालते, आपने वो निकाली होती, आप उससे ओरिजिनल पे जाना चाहते, तो आप क्या कहते, आप कहते ये क्या है, ये आफ्टर डिस्काउंट है, ये क्या है, आफ्टर डिस्काउंट है। तो अगर मुझे ओरिजिनल निकालनी पड़ती तो मैं कैसे निकालता, मैं कहता जी, अभी हालांकि रेशियोज मैंने रिवाइज नहीं कराई हैं, लेकिन फिर भी आपको रेशियोज जाहिर है मैथमेटिक्स 8वीं में पढ़ के तो आए हैं। तो ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, आप कहते हैं जी ₹27 पर यूनिट जो है ये 90 है, मुझे 100 चाहिए, तो ये 30 पे चला जाता, ऐसे करना पड़ता। अच्छा फिर, अच्छा
ये तो सारा कुछ हो गया ना। अगर ये 27 निकला है तो अब इसको पुट कर दो किसी एक में, कर दो पुट, किस में, हाईएस्ट में करते होते हैं आप। 38,630 इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट तो निकालने चले हैं प्लस 27 रुपए पर यूनिट, ₹27 पर यूनिट इंटू, हाँ आंसर बताओ, ये 20,000 ये, क्योंकि इस लेवल के ऊपर फिक्स कॉस्ट बढ़ी नहीं थी। तो कोई भी दो लेवल्स उठाओ भाई, समझ आ गई? किसको बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल ही समझ नहीं आई, हुआ क्या है कोई डरा की डरा के राजी किया इस बात है ना? नहीं समझ आ गई है, चले बाकी समझ आ गई है। तो बस वो दो लेवल्स, इधर होके बैठो, वो दो लेवल्स लेने हैं आपने, कोई से हाईएस्ट या लोएस्ट, जिन पर दोनों कॉस्ट बदल ना रही हो। मैं ये नहीं कह रहा, देखो आपने ये दो लेवल्स जब लिए हैं तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट इस लाइन के बाद क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है ना। ये मतलब नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट बदलनी है, इन दो लेवल्स में ये दोनों सेम रहे। इस पे भी वेरिएबल कॉस्ट 27 है, इधर भी 27 है, इधर भी 27 है, इधर भी फिक्स कॉस्ट 20 है, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, ऐसे ही है ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है इसके बाद जंप लेना है और वेरिएबल कॉस्ट पहले से चेंज हो चुकी है। तो कोई से वो दो लेवल लेने हैं जिनमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट बदल ना रही हो। अब अगर आपने ये लेवल लिया है तो इसका आंसर निकालकर आपको पता होना चाहिए कि इसमें ना तो फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है ना ही वेरिएबल। और अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन ना होता, आपके पास ऑप्शन ही होता, या आपने उठा ये दो लेवल्स लिए हैं, तो उससे जो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी आपको पता होना चाहिए कि इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर 10% डिक्रीज आ चुका है। ठीक है, लेकिन आसानी की तरफ हम गए, कोई मसला? तो मैं जिस पे आया हूं वो उसी पे रहता हूं। चले, अब मैंने तो दोनों चीजें निकालनी है, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, हाई लो मेथड यूज करें और जुलाई के अंदर बजटेड एफओएच कितने आएंगे ये एस्टिमेट करते हैं ना, कि जुलाई में वो कहते हैं जी एफओएच की कॉस्ट बता दो कितनी आएगी। अगर 200 यूनिट्स बनाए तो कितनी आएगी, अगर 470 बनाए तो कितनी आएगी, अगर 840 बनाए तो कितनी आएगी। अब 200 यूनिट्स अगर बने, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट, इसको मैं वर्किंग 1 कह दूं, अगर रेफर करने के लिए इसको मैं वर्किंग 2 कह दूं और इसको मैं वर्किंग 3 कह दूं, तो कोई मसला तो नहीं, ठीक है ना। ये वेरिएबल कॉस्ट मेरी आ गई और ये फिक्स कॉस्ट। ओके, वर्किंग 1 पहले लिख चुका था ना उसको, सही। अब रिक्वायरमेंट ए, टोटल कॉस्ट, टोटल एफओएच कॉस्ट चाहिए, ऐसे ही है। अगर 200 यूनिट्स बने तो अब फिक्स कॉस्ट ने एक्सक्यूज फिक्स कॉस्ट ने कब स्टेप लेना है, फिक्स कॉस्ट ने कब स्टेप लेना है, जब 700 से ऊपर यूनिट्स बनाने पड़े। क्या ए पार्ट में वो 700 यूनिट्स की बात कर रहा है, वो तो क्या कह रहा है, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, ₹20,000। ये कहां से मिला हमें, वर्किंग 3 से। ये तो आ गई टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस, अच्छा अब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 27 नहीं ले सकते, क्योंकि 27 सॉरी 30 ही है। ओ यस यस, शुक्र शुक्र, ये तो आसान हो गया काम। अच्छा सॉरी, मुझे लगा ना पहले मैंने वो किया था ना 27 वाला, हाँ अगर वो कर रहे थे, चलो अच्छा हो गया, बीच में आ गई बात। ऐसे अगर मैंने ये दो लेवल यूज किए होते तो 27 आया होता, 27 को पहले 30 करना पड़ता, क्योंकि 200 यूनिट्स बने तो डिस्काउंट नहीं मिलता, वेरिएबल कॉस्ट 10% कम। खैर अभी तो हमने पहले दो लेवल लिए थे, ये तो सादा हो गया सवाल यार, बहुत ही यार, इतना सादा भी नहीं होना चाहिए था। चलो खैर, 30 पर यूनिट इनटू वॉल्यूम क्या है ये, तो 200 यूनिट्स, आंसर इज 26,000। सेठ साहब 26,000 खर्चा आएगा अगर 200 यूनिट्स बने एफओएच का जुलाई में, ठीक है। सेठ साहब ने कहा नहीं 470 यूनिट में, तो बताओ फिर कितना, एक ऑर्डर और भी नजर आ रहा है, हो सकता है वो एक्सेप्ट कर लें। तो अगर टोटल कॉस्ट 400 यूनिट्स 470 यूनिट्स की निकाल दो ना, तो ज्यादा मुनासिब होगा। हमने कहा जी मसला ही कोई नहीं। फिक्स कॉस्ट ने कब स्टेप लेना है, यानी अभी ओरिजिनल ही चलेगी,
विदाउट इंक्रीज, विदाउट स्टेप। तो ये कितना आ गया जी, ₹20,000 ही आ गया वर्किंग 3 वाला। लेकिन कन 470 350 से ज्यादा है। तो अगर ये 350 से ज्यादा है तो फिर ये तो डिस्काउंट, ये तो 10% कम हो जाएगी। तो इसका मतलब रुपीस पता नहीं कितने पर यूनिट। अब इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग और कर लें, तो वर्किंग नंबर 4 कह देता हूँ मैं, वैसे चलो ठीक है। अब ये वर्किंग 4 छोटी सी यहाँ पे मैंने ओपन कर ली, हालांकि यहाँ पे भी ब्रैकेट में कर सकते थे, लेकिन अभी बचपन है ना, इसलिए मैं ज़रा खोल के ओपन करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनेगी जी, ₹30 × 90% इज इक्वल टू ₹27 पर यूनिट। ठीक है, तो ये 27 पर यूनिट, यही ब्रैकेट में भी लिख सकते थे आप, यही ऐसे लिखते 30 × 90%। ओके, खैर कितने यूनिट्स, आंसर बताओ। ₹3 to, और अगर कितने यूनिट्स बने तो 840 यूनिट्स बने तो फिर टोटल कॉस्ट क्या होगी। हमने कहा जी मसला ही कोई नहीं, 200, ये तो 20,000 ही आएगा। क्या ये भी 20,000 नहीं रही? ओ 700 से ऊपर, तो 700 से ही ऊपर है ना, 700 से ऊपर तो इसलिए भाई आपको इसके लिए भी एक छोटी सी अब वर्किंग फिर ओपन कर लेनी चाहिए। ब्रैकेट में भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल वर्किंग 5 में आपने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली। पहले कितनी थी जी, ये 20,000 तो पहले से चली आ रही है ना जी, वर्किंग नंबर 3 वाली, ठीक है, प्लस 4,000, क्योंकि यूनिट्स जो है वो 700 से ऊपर चले गए, तो ये 24,000, ये ब्रैकेट में हो सकता था। एनीवेज ₹24,000 फिक्स कॉस्ट आ गई, प्लस अब ये तो 27 ही चलना है ना, ₹27 पर यूनिट, ये वर्किंग नंबर 4 वाला ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है, इनटू 840 यूनिट जी, 46680। अच्छा सवाल था वैसे, है ना, बहुत कुछ सिखा दिया इसने। तो बहरहाल आप ये लेवल सिलेक्ट कर लेंगे तो भी को पता होना चाहिए कि निकला क्या है। बस हाई लो में वो 2 लेवल्स रखो जिन पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बदल ना रही हो, उन 2 लेवल्स पे ना बदल रही हो। यानी इस लेवल पे भी अब बात वेरिएबल कॉस्ट 27 है, सॉरी 30 है, ये लेवल नहीं है ना, हाँ इस लेवल पे भी 30 है, इस पे भी 30 है, फिक्स कॉस्ट इस पे भी 20 है, 20,000, इस पे भी 20,000। अच्छा अगर ये दोनों लेवल्स देते जिससे भी करके दिखाया, तो इस पे भी 27 होती, इस पे भी 27 होती, इस पे भी 27 होती, फिक्स कॉस्ट इस पे भी 20,000, इस पे भी 20,000, इस पे 20,000, तो ये बदल नहीं रही, तो ये लेवल उठा लिया। लेकिन ये 2 लेवल्स नहीं उठा सकते थे, ये नहीं उठा सकते थे, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, हाँ दोनों चीजों में से कोई एक चीज फिक्स बदल गई, ठीक है, नहीं उठा सकते। ओके, ऐसे ये 2 लेवल्स भी नहीं उठा सकते, इनमें फिक्स सेम है लेकिन वेरिएबल बदल रही है। ओके सही है, चलो। अफसोस उस FOH पे जो बिन खुले, खिले नहीं खुले, नोट्स नहीं खुले, जो बिन खुले मुरझा गया। तो अब 20 को होमवर्क में कर ही लेना। अच्छा कल तो अब मतलब मंडे को तो अब लाजमी FOH शुरू होना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम इस पे देना पड़ेगा मुझे, आधा घंटा शायद 15 मिनट इस पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जी, अगर जिंदगी रह गई तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, मंडे को, अल्लाह हाफिज।